गुड इवनिंग फ्रेंड, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत हो, अभिनंदन है। आज हम लोग नाइन्थ डिजीज पढ़ेंगे जीआईटी सिस्टम की, जो उसका क्या नाम है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आंत का ब्लॉक होना, आंत कैसे ब्लॉक हो जाती है, क्या उसके रीज़न रहते हैं, क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, साइन और सिम्टम क्या है, क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट उसका क्या है और उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन refers condition a condition in which there is obstruction। तो कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल और कंप्लीट इन intestine। Leading disruption in normal flow of intestinal content। क्या देखेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रिफर ए कंडीशन इन विच देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल और कंप्लीट इन इंटेस्टाइन लीडिंग डिसरप्शन इन नॉर्मल फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वो होगा जो कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट या फिर अर्ध तरीके से कंप्लीट हो सकती है। इसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन में फूड और लिक्विड पार्ट नॉर्मली रन करते हैं वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और रन नहीं करेगा। तो ये हमारी डिफिनेशन है। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका कॉज क्या होता है, कारण। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका कॉज क्या हो सकता है। तो एडहेशन, पहला पॉइंट लिखेंगे एडहेशन, दूसरा हर्निया, तीसरा इनटू ससेप्शन या फिर ट्यूमर या फिर कैंसर, बिनाइन या मैलिग्नेंट। एडिशन, आपके किसी का पार्ट का चिपक जाना आपस में, या फिर कभी कभी क्या होता है लंबे समय से जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल ही आपके किसी पार्ट में चिपक जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। हर्निया, हर्निया में आपका क्या आएगा, इंग्वाइनल और फीमोरल, इंग्वाइनल हर्निया और फीमोरल हर्निया। इंटोससेप्शन, इसको बोलेंगे टेलीस्कोपी ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब आंत का एक पार्ट जो है आंत के दूसरे पार्ट में घुस जाता है या फिर इंटर कर लेता है। देखो कैसे इसको लिखेंगे, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटोससेप्शन क्या होता है, जैसे कि ये हमारी आंत है, ये रन कर रही है, ठीक है, तो होगा क्या, यही ऐसे होके और फिर यूं यूं हो जाएगी इस तरीके से।
इसको बोलते हैं टेलिस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन या फिर इंटोसिसेप्शन। तो हम लोगों ने कॉज देखे, इसका क्या एडेशन हो सकता है, हर्निया, इंटोसिसेप्शन, और क्या कहते हैं कैंसर या ट्यूमर्स। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आगे इसके ऊपर हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एजेंट में और क्या क्या हो सकता है। पॉजिटिव एजेंट हमारे और क्या क्या हो सकते हैं, इसको यहाँ देखते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे कॉजेज या फिर रिस्क फैक्टर। तो इसमें क्या रहेगा और क्या रहेगा, फॉरेन बॉडी या फिर वॉल्यूलस या फिर डाइवर्टिकुलम। कोई फॉरेन बॉडी आके हमारी इंटेस्टाइन में स्टक हो गई तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वॉल्वुलस कोई हो गया या फिर डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम क्या होता है, आंत बाहर की तरफ बल्ज कर जाना और बल्ज होके एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेना। इसमें क्या लिखेंगे, बल्जिंग ऑफ इंटेस्टाइन फॉर्म सैक लाइक पाउच। ठीक है, ये आंत इसमें बल्ज कर जाएगी और सैक लाइक पाउच बनाएंगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्टिकुलम बोलेंगे। और दूसरा क्या रहेगा इसमें एक और डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। उसमें आपका कौन कौन सा आ सकता है, डाइवर्टिकुलाइटिस आ सकता है या फिर क्रॉन्स डिजीज। ये सारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आ सकता है। ठीक, तो ये हमारे इतने क्या थे, ये कॉज थे हमारे। फॉरेन बॉडी कोई स्टेप हो गई तो उसमें होता है वॉल्वुलस से, डाइवर्टिकुलम से। डाइवर्टिकुलम क्या होता है, बल्जिंग ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम सैक लाइक स्ट्रक्चर या पाउच। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, एडेशन हो गया किसी कारण बस आंत में तो वहां ब्लॉक हो जाएगा। हार्निया से भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन। और इंटोससेप्शन, टेलिस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का एक पार्ट दूसरे पार्ट में एंट्री कर जाना या फिर चिपक जाना। फिर उसके बाद ट्यूमर या कैंसर, वो बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकता है। तो ये सब कारण होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, या इसके बाद हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, होता कैसे है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसका क्या सिस्टम रहता है। पैथोफिजियोलॉजी का, पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उसमें क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एक्यूमुलेट होगा प्रॉक्सिमल साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। उससे क्या होगा, डिस्टेंशन बढ़ेगा। डिस्टेंशन से क्या होगा, फिर ब्लड सप्लाई उसकी डिक्रीज होगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से इंक्रीज इंट्रालुमाइनल प्रेशर। इंट्रालुमाइनल जो अंदर के इंटेस्टाइन का ल्यूमन है उसका प्रेशर बढ़ेगा। फिर वहाँ इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी और परफोरेशन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट प्रॉक्सिमल
साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन की साइड होगी वहां पे उसी साइड पे जाके इंटेस्टाइन कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इंक्रीज डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। देन डिक्रीज ब्लड सप्लाई। उसके बाद क्या हो गया, इंक्रीज इंट्रा लुमाइनल प्रेशर। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे होगा इस्चीमिया। देन नेक्रोसिस होगा, इसको इधर देखते हैं। देन क्या होगा, नेक्रोसिस होगा और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो एक्यूमुलेट होगा ऑब्स्ट्रक्शन की साइड पे, और उसके बाद वहां पे क्या होगा, डिस्टेंशन होगा। डिस्टेंशन से क्या होगा, फिर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और वहाँ के इंटेस्टाइन के अंदर का जो ल्यूमन है वहाँ का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी, टिश्यू डेड होने लगेंगे वहाँ, और फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, परफोरेशन। नेक्रोसिस होने के बाद जब टिश्यू डेड हो जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, परफोरेशन। इस तरीके से हमारा आंत जो है ब्लॉक होके और परफोरेट कर जाता है। तो ये हमारी थी क्या, पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उनको देखते हैं हम लोग। पैथोफिजियोलॉजी को देखा कैसे कैसे इसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कंटेंट कहाँ जाके फंसता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी और उसमें जो है फिर कंटेंट रुक जाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा और उससे क्या होगा, आंत फटने का डर रहेगा या फट जाएगी। यहाँ देखेंगे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसमें पहले क्या रहेगा, एब्डोमिनल पेन कैसा रहेगा, क्रैम्पिंग, इंटरमिटेंट, और कोलिकी पेन रहेगा। कोलिक्स होते हैं हमारे दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, तो ये पेन रहेगा कोलिकी पेन। इंटरमिटेंट होगा और क्रैम्पिंग, मरोड़ वाला दर्द होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलेगा, ब्लॉटिंग, नोजिया, वोमिटिंग। उसके बाद वेट लॉस ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट, ठीक है। देन और क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये इतना सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स में मिलेगा। क्या क्या होगा उसमें, एब्डोमिनल पेन होगा, कैसा, क्रैम्पिंग पेन, इंटरमिटेंट रुक रुक के दर्द होगा, कोलिकी पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूला रहेगा, ब्लॉटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी होगी, वेट
वेट लॉस क्यों हो जाएगा? क्योंकि पेशेंट प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, डिहाइड्रेशन, उल्टी ज़्यादा हो गई तो उससे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का पूरा रिस्क रहता है। इसमें एक सिम्टम और रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इनएबिलिटी टू पास गैस पास नहीं होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया, ये सारा कुछ होता है। इनको हम लोग बाद में मैनेजमेंट में देखेंगे कैसे इन्हें हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं इसमें, क्या क्या इसमें टेस्ट कराएंगे जिसके बिहाफ पे हम कंफर्म करेंगे कि इसको सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हुआ है या फिर परफोरेशन हुआ है इस तरीके से। तो उसमें टेस्ट क्या क्या कराएंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, वो देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या उसमें लिखेंगे? 2 पॉइंट, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एब्डोमिनल एक्सरे कैसे कराएंगे पेशेंट को? इरेक्ट और सुपाइन, ठीक है। सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, ठीक। अल्ट्रा सोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, क्या क्या कराएंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद एब्डोमिनल एक्सरे, इरेक्ट सुपाइन, और क्या कहते हैं एब्डोमेन सीटी स्कैन, और क्या कहते हैं ये सारा कुछ कराएंगे। और इसमें क्या कराएंगे? बेरियम एनिमा एक्सरे, फिर एक्सरे चेस्ट, ये मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू, और उसमें चेक क्या करेंगे? गैस शैडो को उसमें देखेंगे, ठीक है। गैस शैडो को उसमें देखेंगे। एक्सरे चेस्ट उसके लिए हम लोग कराएंगे गैस शैडो को देखने के लिए, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। उसके बाद और क्या क्या करा सकते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं इधर। सीबीसी KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके बाद PT, APTT, INR, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, किडनी फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये इतना सारा कुछ हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और क्या इसमें रहेगा? यूरिन, RM और CS, इतना ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कराएंगे हम लोग। प्लस और क्या इसमें करा सकते हैं? ECG, क्योंकि हम लोग को इसमें ऐसा ये डिजीज है, इसमें मोस्टली 90% ऑब्स्ट्रक्शन होता है या परफोरेशन होता है, तो सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। इसलिए प्री सर्जिकल पूरा हमें कराना पड़ता है, और उसके बिहाफ पे फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देना है, ड्यूरिंग सर्जरी क्या देना है, सर्जरी के बाद में क्या देना है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहा।
हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन उनसे पूछेंगे कब से आपको पेट में दर्द है, पेट फूला कब से, खाना कब से नहीं खा रहे, उल्टियाँ कब से हो रही, गैस कब से पास नहीं हो रही है, ये सारा कुछ उनसे हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद ये सारा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो आइए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट। क्या होता है इसका मैनेजमेंट, कैसे करेंगे, कौन कौन से सर्जरी होती है, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम लोग वो देखेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ आंत ब्लॉक है और गैसेस वगैरह थोड़ा बहुत पास हो रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट करके कुछ हद तक उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसमें जो है इंटेस्टाइनल मोटेलिटी के लिए दवाएं देंगे, जैसे कि आपका मेटक्लोप्रामाइड आता है और क्या कहते हैं लेसुराइड्स वगैरह आते हैं ड्रग, और लग्जेटिव जैसे कि लैक्टोडोज वगैरह दे सकते हैं ओरल डाइटरी काउंसलिंग करा के। बट अगर कंप्लीट वो ब्लॉक है, गैस पास नहीं हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो फिर उसमें ये दवाएं कुछ काम, बस सिम्टोमेटिक हम लोग उसमें इलाज कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा पहले उसको फॉलो करेंगे हम लोग, और उनका डिहाइड्रेशन वगैरह पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। इसमें सबसे पहले पेशेंट को करेंगे एनपीओ। एनपीओ का मतलब नील पर ओरली, मतलब पेशेंट को माउथ से कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मैनेजमेंट, उसके बाद एंटीबायोटिक्स, उसके बाद एंटी एमेटिक्स, इसमें क्या देंगे सेफ्ट्रैक्सोन, इसमें ऑन्डेसेट्रान, ठीक है, और एनाल्जेसिक। जैसे कि आपका क्या हो गया, डाइक्लोफिनेक या फिर ट्रामाडोल, आईवी इंट्रावेनस देंगे, ये सब इंट्रावेनस रहेगा। ये सारा कैसे रहेगा, इंट्रावेनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग एनजी ट्यूब को प्लेस करते हैं टू रिलीविंग डिस्टेंशन एंड वोमिटिंग। इसमें और क्या करेंगे, नाइजो गैस्ट्रिक ट्यूब प्लेस, किस लिए, रिलीविंग डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग के लिए। एनजी ट्यूब उसमें नाक से डालेंगे, सीधे पेट में जाएगी, और उसको, और एनजी ट्यूब को डालने के लिए क्या करते हैं, नेक्सा का प्रयोग करते हैं। नेक्सा का मतलब नोज टू ईयर टैगस, और उसके बाद जीफी स्टर्नम, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम लोग नापते हैं, और उसके हिसाब से पेशेंट में अलग अलग डिस्टेंस होती है, उस पर जाके हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट रहा। इसके आगे हम लोग देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से इसमें कर सकते हैं, ये तो मेडिकल प्रोसीजर था। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या कर सकते हैं, लेप्रोटॉमी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और इलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी।
सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें क्या क्या, पहला रहेगा लेप्रोटोमी, लेप्रोस्कोपी, इलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी। इलियोस्टमी, ऑस्टमी का मतलब उसमें कट करके एक कैविटी बनाना और उसी से जो भी वेस्ट फीकल मैटर होगा वो उससे बाहर आएगा। लेप्रोटमी, पेट में इंसिजन देके उसमें जो है चीरा देके ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ होगा वहां तक जाएंगे और उसको रिपेयर करेंगे। लेप्रोस्कोपी, दूरबीन विधि द्वारा हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि एनपीओ रखते हैं पेशेंट को, आईओ फ्लूइड मैनेज करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर देते हैं, एंटीएमेटिक्स देते हैं, एनजी ट्यूब डाल के उसका क्या करेंगे हम लोग, डिकम्प्रेशन करेंगे उसको। फिर उसके बाद देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, इधर देख लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लिकेशन अगर टाइमली नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एक तो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कौन कौन सा रहेगा, हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपोकैलीमिया किसको बोलते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ सोडियम इज लेस देन 135 is known as hyponatremia and the value of potassium is less than 3.5 is known as hypokalemia। अगर यहाँ पे लेस देन 135 होगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और यहाँ पे लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन इनटू द पेरिटोनियम कैविटी इज नोन एज पेरिटोनाइटिस। उसके बाद क्या होगा, परफोरेशन भी हो सकता है, परफोरेशन। ठीक, तो ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है। परफोरेशन कैसे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और टाइमली हम लोगों ने इसको ट्रीट नहीं किया तो वहाँ पे परफोरेशन हो सकता है। फिर पेरिटोनाइटिस लंबे समय तक रहा, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किए तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन किसकी वजह से, एक्सेसिव वोमिटिंग हो गई जिसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो गया। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को, जीआईटी की 9th डिजीज क्या होता है, क्या इसके साइन और सिम्टम है, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो आप लोग इसको लिखिए, याद करिए, लर्न करिए, एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर करिए अपने कलीग फ्रेंड्स ग्रुप में, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और कंटेंट अच्छा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इसको बनाइए। बने रहिए वीके क्लासेस के साथ, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर टुडे।